हालांकि गौरी का ऑपरेशन से गोली निकाला जा चुका था, पर डॉक्टरों ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था। शर्मा जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र को हुआ क्या है। वे सब चिंतामग्न और भावुक से थे जब अचानक ही डॉक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और किसी बड़ी अनहोनी के डर से उन सबका दिल धड़क उठा। 6 महीने बाद वह वहीं खड़ा था, ठीक उसी पतरालू घाटी पर जहाँ गौरी कभी उसके सीने से लगी हुई थी। इस वक्त उसके सामने एक कैनवास और हाथों में एक ब्रश था। उसके कपड़ों में जहाँ तहाँ रंग लगे हुए थे। इस वक्त घाटी में ज़्यादातर लोग नहीं थे और वह जहाँ था वहाँ तो खामोशी, तन्हाई और इसके सिवा कुछ नहीं। वह पूरी तन्मयता से कैनवास में कुछ उकेर रहा था। उसकी आंखें भाव शून्य सी एकटक इसी पर टिकी हुई थीं। कभी कभार एकटक वह आसमान को भी निहार लेता। 6 महीने पहले डॉक्टर के कदम गौरी और रुद्र के पेरेंट्स की ओर बढ़े जा रहे थे। वे शायद अभी उनसे कुछ कहने वाले थे, पर इससे पहले कि वे कुछ कहते नर्स दौड़ते हुए आई और वह घबराई हुई सी उनसे कुछ बोली। डॉक्टरों और नर्स की एक टीम ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। गौरी स्ट्रेचर पर थी। बहरहाल अभी उसका इलाज चल रहा था। असल में गोली उसकी निकाल तो दी गई थी, पर गोली लगने के कारण उसके सीने में एक गांठ सी बन गई थी और खून रिस रिस कर बाहर आ रहा था। इधर एक दूसरे रूम में रुद्र का भी इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पता चला कि रुद्र को हार्ट प्रॉब्लम है और यह अपने चरम पर जा चुका है। जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने अपने केबिन में मिस्टर और मिसेस शर्मा को बुलाया और उन्हें रुद्र की स्थिति के बारे में बताया और पूछा, क्या उन्हें इस बारे में पता था? बिमला जी भावुक सी हो गईं और कहा, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। ना तो रुद्र ने कभी बताया, ना ही कभी महसूस होने दिया। इस समय उनकी आंखें नम थीं और वे बमुश्किल खुद को संभाल पा रही थीं। मिस्टर शर्मा ने उनके हाथों में अपने हाथ रखे और कहा, हाँ, उन्हें कुछ दिन पहले ही इस बारे में पता चला, जब एक दिन उन्होंने रुद्र को दवा लेते हुए देख लिया था। विमला जी भावुक सी हो गईं। उनकी आंखों में कई सवाल थे। मिस्टर शर्मा ने आगे बस इतना ही कहा, रुद्र जानता था उसकी माँ खुद को संभाल नहीं पाएंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें यह बात उनसे छुपानी पड़ी। भले ही अब कोई कुछ भी बोले, पर एक माँ अभी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी, जिन्हें अपने बच्चे की बीमारी के बारे में भी पता नहीं था। इधर गौरी के मम्मी पापा को तो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही कोई उन्हें कुछ बता रहा था। गौरी का खून रिसना बंद हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। रुद्र अचानक से होश में आ गया। इस समय अगर उसके मुख पर किसी का नाम था तो वह थी गौरी। वह कसमसा सा रहा था। डॉक्टर चेकअप करके जा चुके थे जब अचानक ही मिस्टर और मिसेस शर्मा उसके वार्ड में आ गए। कैसा है चैम्प? मिस्टर शर्मा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। आई एम ओके डैड, रुद्र भावुक होकर बोल उठा। रुद्र और उसके पापा आपस में बात कर रहे थे। उसकी माँ उसके पास बैठी उसके हाथों को सहला रही थी, पर रुद्र कब से नोटिस कर रहा था कि वे उससे कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसने सवालिया निगाहों से अपने पापा को देखा। उन्होंने अपने कंधे उचका दिए। रुद्र उनसे गौरी के बारे में पूछना चाहता था। वे भी शायद उसकी मनोदशा समझ रहे थे। विमला जी की आंखें बार बार नम हो जा रही थीं, जिन्हें वे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। अचानक ही विमला जी उठकर चली गईं। यह देखकर रुद्र को थोड़ा अजीब लगा, पर विनय जी ने उसे अपनी बातों में फुसला लिया। जैसे ही विनय जी बाहर निकले, उन्हें एक तरफ विमला जी नम आंखों से बैठी दिखीं। वे धीरे से उनके पास गए और उनके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। विमला जी चौंक गईं, पर विनय जी को देख वे अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाईं और उनके मुख से निकला, क्या हमें रुद्र को बता देना चाहिए? कब तक छुपाएंगे उससे? उसे जानने का हक है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, अभी जितना हो सके हमें यह बात छुपानी होगी, प्लीज़। उन दोनों ने कांच से झांक कर देखा तो रुद्र जैसे खुद में ही गुम था। कुछ दिनों बाद रुद्र अब थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा था। पुलिस भी उसके होश में आने के बाद उसका स्टेटमेंट लेकर जा चुकी थी। रुद्र ने बताया कि उस दिन वह अपनी दोस्त गौरी से मिलने के लिए गया था, पर वहाँ अचानक ही कुछ गुंडे आ गए रुंधे गले से और एक गोली गौरी के सीने के पार हो गई। बाद में उसने एक गोली एक गुंडे पर चला दी।
पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उससे पूछा, उसके पास रिवॉल्वर आई कहाँ से? यह सुनकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो गया। उसने एक नज़र अपने मम्मी पापा पर डाली और आगे कहा, उसके पास एक लाइसेंसी बंदूक थी। वह कभी उसे लेकर नहीं कहीं जाता था, पर पता नहीं क्यों उस दिन वह उसे लेकर चला गया था। पुलिस ने इससे आगे ना उससे कुछ पूछा, ना उसने कुछ बताया। वे स्टेटमेंट दर्ज करके चले गए। 2 दिन बाद रुद्र को उस दिन आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि वह डिस्चार्ज होने वाला है, और अब तक ना तो किसी ने उसे बताया था गौरी अब कैसी है, और ना ही उसकी फैमिली मेम्बर या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति उससे मिलने आया था। रुद्र ने अपने पापा से गौरी की स्थिति के बारे में पूछा। पहली बार तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो, पर आखिर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, गौरी के मम्मी पापा उसे लेकर चले गए हैं। कहाँ? रुद्र बेचैनी पूर्वक बोल पड़ा। इतने में बिमला जी आगे आईं और वे उसके हाथ में अपने हाथ रखकर बोलीं, सब बताएंगे, अभी अभी तो तुम होश में आए हो, पहले घर चलो। वैसे भी मुझे कुछ बात करनी है, मैं गौरी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। रुद्र जैसे अपनी बात पर अड़ गया। ठीक है, मिल लो इमोशनल होकर, वैसे भी मेरी चलती ही कहाँ है, सबको अपनी ही पड़ी है। जी में आए तो सब बताया, नहीं तो सब छुपाया। एक नज़र रुद्र के पापा को देखकर, क्यों जी, सही है ना? अब बिना शर्मा क्या ही बोलते, पर रुद्र को लगने लगा कि कहीं उसकी मम्मी को उसकी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पता तो नहीं है। असल में पहले वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी मम्मी को कभी भी यह बात पता चले। उन्हें शुगर की बीमारी थी और ज़्यादा टेंशन कहीं उनकी प्रॉब्लम ना बढ़ा दे। जब वह हॉस्पिटल के बाहर कदम रख रहा था तो न जाने क्यों उसे बहुत बेचैनी लगने लगी। अब कुछ दिन बीत चुके थे। वह रोज़ कोशिश करता मानसी या गौरी के फैमिली में से किसी से उसकी बात हो जाए, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी हो ही नहीं पा रही थी। वह दिल्ली में था, ऑफिस विनय शर्मा संभाल रहे थे। वह सारा दिन या तो माँ के साथ रहता था या गौरी की यादों में। रात का वक्त था, वह विंडो के पास हाथ बांधे खड़ा खुद में ही मगन था। हल्की बारिश हो रही थी, तभी उसकी नज़र सड़क पर गई, जहाँ एक कपल हाथों में हाथ डाले जा रहा था। वे दोनों हल्की नोक झोंक के साथ इस मौसम में प्यार भरे नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र के अधरों पर उन्हें देख मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद उसने विंडो बंद कर दी और अपने बेड पर आ गया। उसने अपनी पलकों को बंद किया ही था कि उसकी नज़रें सामने दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर गईं, जिसे उसने कल ही तो बनाया था। यह तब की थी जब गौरी पहली बार उसके सीने से लगी थी। वह उठकर उस पेंटिंग के पास गया और भावुक हो गया। कहाँ चली गई हो गौरी? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या वो पल याद नहीं आते? हल्की मुस्कुराहट लिए, आज लग रहा है कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैं बिन बोले बिन मिले तुम्हें छोड़कर यहाँ आ गया था। आज महसूस हो रही है वो 1 साल जो तुमने मेरी यादों में गुजारे होंगे, पर मैं क्या ही करता। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, और तुम्हें तकलीफ़ हो यह मैं सह नहीं पाता। इतना कि उसकी आंखें छलक आईं, साथ ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी ना चला। सुबह जब वह उठा, वह बेड के नीचे था। सामने गौरी की पेंटिंग देख एक पल को वह मुस्कुरा उठा। अभी दिन के 10 बज रहे थे जब अचानक ही उसके पास अपने फ्रेंड का कॉल आया, जो डॉक्टर था और वही उसका इलाज कर रहे थे। उसने उसे जो बताया, यह सुन जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिल चुका था और वह आज ही आ जाए। वैसे भी वक्त काफ़ी निकल चुका है। रुद्र यह सुनकर जैसे सातवें आसमान में उड़ने लगा। रुद्र मन में गौरी की पेंटिंग को देखकर, देखो ना, इमोशनल होकर, सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर मिली है। आज तुम सामने होती तो उसे गौरी खुद के सामने साड़ी में मुस्कुराते हुए हाथ बांधे दिखी। गौरी को सामने देख वह भावुक सा हो गया और सीधा उसे भाव में भर लिया। छोड़िए, गौरी खुद को भाव में देख मुस्कुराते हुए प्यार से बोल उठी, अब कभी नहीं छोड़ूंगा, बहुत दूर रह लिया, अब और नहीं, समझी? रुद्र उस पर हक जमाते हुए बोल उठा तो गौरी भी मंद मंद मुस्कुरा उठी। गौरी का सर रुद्र के कंधे पर था, वह रिलैक्स थी। रुद्र, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? गौरी भावुक होकर, बहुत। यह सुनकर रुद्र ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया
और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस दी। गौरी ने भी आंखें बंद करके मोहब्बत की इस सोहबत को महसूस किया। अब रुद्र ने उसे अपने बाहों में भर लिया। वह मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से जाने लगा कि गौरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब रुद्र धीरे से पीछे मुड़ा और उसे देख मुस्कुरा उठा। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था मानो आज वे दोनों एक दूसरे को खुद में समा लेना चाहते हों। गौरी की बाहों का हार रुद्र के गले में था। वे मुस्कुराते हुए एक दूजे को देख रहे थे और खामोशी से आंखों की भाषा में आज तक की कसक को पूरा कर रहे थे। रुद्र और गौरी एक दूजे में खोए हुए थे। तभी अचानक रुद्र के कानों में बिमला जी की आवाज़ आई। अब वह पीछे मुड़ा। बिमला जी के कदमों की आवाज़ उनके कमरे तक आ रही थी। कब से बुला रही हूँ तुझे, तू ठीक तो है ना? वे चिंता मगन सा बोल उठी। माँ, वो गौरी। बिमला जी एक पल को तो आश्चर्यचकित रह गईं। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और कहा, क्या गौरी? माँ, वो। अब वह यह कहकर जैसे ही सामने मुड़ा कि उसे गौरी आंखों से ओझल दिखी। एक पल को तो वह आश्चर्य सा हो गया। तो क्या वह महज एक सपना था? उसे खोए हुए देख बिमला जी प्यार से उसे लेकर बेड पर बैठ गईं और उसकी आंखों में देखकर बोल उठी। देखो रुद्र, अभी तुम्हारे पापा के पास रजत का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट का इंतजाम हो चुका है और सारे प्रोसेस आज से ही शुरू हो जाएंगे। नम आंखों से, इससे पहले कि और देर हो जाए। रुद्र एक पल को तो अपनी माँ से यह सब सुनकर शॉक्ड हो गया। तो क्या मम्मी को सब पता है? तभी आजकल वे उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। साथ ही वह यह भी सोच रहा था उस वक्त उसकी माँ पर क्या बीता होगा जब पहली बार उन्हें इसके बारे में पता चला होगा। यह सब सोचकर वह कसकर अपनी माँ से लिपट पड़ा तो बिमला जी प्यार से उसके बाल सहलाने लगीं। पहले दिन उसका थोड़ा चेकअप हुआ और उसके अगले दिन सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी हो गया। पहले पहल तो रुद्र से ज़्यादा बिमला जी को डर लग रहा था, पर सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी होने के बाद वे भगवान को थैंक यू कहते न थक रही थीं। आखिर एक दिन बाद रुद्र जैसे ही होश में आया, उसे खुद की धड़कन बहुत तेज़ सुनाई देने लगी। वह इस समय हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की और आखिरकार वह उठकर बैठ गया। दिल अब भी काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। उसने हौले से आंखें बंद कीं और अपनी हथेलियों को अपने दिल पर रखा। वह उन धड़कनों को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। कुछ समय बाद बिमला जी और विनय जी उसके वार्ड में आए। बिमला जी की आंखें नम थीं तो विनय जी की आंखें भी अपने बेटे को स्वस्थ देखकर खुद को रोक नहीं पा रही थीं। खुशियों की लहर थी। रुद्र को अब किसी की कमी महसूस हो रही थी तो वह थी गौरी। कहाँ हो? और ये कहते हुए कुछ आंसू उसकी आंखों से छलक आए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रजत भी आ गए। रुद्र पहले ही अपने पेरेंट्स से डोनर का नाम पूछ चुका था, पर उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें भी इस बारे में नहीं पता है। रजत से भी उसने पूछा। पहले तो उसने मेडिकल एथिक्स का हवाला दिया, पर रुद्र था तो बहुत जिद्दी। अब उसने रजत को दोस्ती की कसम दे दी। देख रजत, बताना यार। अच्छा तो नहीं बताएगा? चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर। तो भूल जा, रुद्र कभी तेरा दोस्त था। देखा आंटी कैसे ब्लैकमेल कर रहा है? रजत ने रुद्र को घूरते हुए कहा। तो रुद्र भी उसे घूरकर देखने लगा। ये दोनों भी ना। मिस्टर और मिसेस शर्मा मुस्कुराकर बोल उठे। रुद्र डिस्चार्ज होने वाला था। रजत के साथ एक नर्स भी वहीं थी। रुद्र के मॉम डैड अगल बगल बैठे हुए थे। रजत ने उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी और उसे सख्त हिदायत दी कि उसे कौन सी कब और कैसे लेनी है। मिस्टर और मिसेस शर्मा तो ध्यान से सुन रहे थे, पर रुद्र को देखकर लग नहीं रहा था कि उसने रजत की किसी भी बात को सीरियसली सुना हो। अब तुझे क्या हो गया? दवाई तुझे लेनी है और एक तू है जो सुन ही नहीं रहा। तू भी तो नहीं सुन रहा। बताओ तो किसका दिल है जो मेरे सीने में धड़क रहा है? यह सुन एक पल को तो रजत खामोश सा हो गया। देख, पहले तो मुझे भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इससे पहले कि रजत कुछ कहता, उसे एक दूसरी नर्स ने एक दूसरे मरीज को देखने के लिए बुला लिया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। रुद्र पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था, पर अब तक उसे गौरी या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता न चल पाया था। उसे अक्सर लगता जैसे उसके मम डैड उससे कुछ छिपा रहे हैं, पर क्या?
ऐसे ही 4 महीने बीत गए। वह ऑफिस में था, पर आज ना जाने क्यों उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे बेचैनी सी महसूस होती। वह विंडो के पास खड़ा कॉफ़ी पी रहा था जब अचानक ही उसका फ़ोन बज उठा। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे ये गौरी का कॉल हो। उसने जल्दी से कॉफ़ी मग एक तरफ रखा और जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया कि सामने से रजत की आवाज़ आई। रजत की आवाज़ सुन वह मायूस सा हो गया। फ्री है तू? नहीं, मैं बहुत महंगा हूँ, रुद्र अनमने ढंग से बोल उठा। क्या? तू बोलेगा? नहीं तो फ़ोन रख, मुझे बहुत काम है। रुद्र सुन तो, मैं ना तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? वो क्या? ये वो क्या लगा रखा है? जल्दी बोल, वरना बाय बाय। अरे कैसे कहूँ? मुँह से? ठीक, शर्माते हुए। तेरी होने वाली भाभी से। खुश? ओहो, क्या बात। रजत चाहता था रुद्र उसकी होने वाली वाइफ से मिल ले, पर पता नहीं क्यों उसे बेचैनी सी लग रही थी। उसने मना करना चाहा, पर रजत जैसे अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार रुद्र ने ओके कह दिया। शाम का वक्त था। रुद्र अपनी गाड़ी से रजत के बताए कैफ़े पर पहुंच चुका था। रास्ते में उसने फ्लावर शॉप से गुलाब के फूलों का एक बुके भी ले लिया था। आज वह हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जैसे ही वह कार से उतरा, आसपास की लड़कियों की नज़र जैसे उस पर ठहर सी गई। उसने ब्लैक कलर की पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन रखा था। आंखों में फ़िलहाल उसके गॉगल्स थे। वह जैसे ही कैफ़े के अंदर पहुंचा, उसे रजत एक टेबल पर बैठे दिखा। वह लड़की भी उसके साथ थी। हालांकि उसे ना तो रजत का फेस दिखाई दे रहा था और ना ही उस लड़की का, पर वह अपने बचपन के दोस्त को कैसे ना पहचानता। उसके कदम उनकी ओर बढ़े जा रहे थे, पर अचानक ही रजत नीचे झुक गया और उसे साफ साफ वह लड़की नजर आ गई जिसके साथ रजत बैठा हुआ था। वह लड़की मुस्कुराती हुई अपनी जुल्फ़ों को अपने कानों के पीछे कर रही थी। कुछ लटें उसके चेहरे पर भी थीं और उसने येलो कलर का पटियाला पहन रखी थी। रुद्र उस लड़की को देख आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने गॉगल्स उतार दिए और असमंजस से उसे देखने लगा। एक पल को लगा जैसे उसका सब कुछ लुट चुका हो। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं और फूलों का वह गुच्छा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वह अभी हाईवे में था और इस वक्त उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी जो 2 दिन पहले रजत ने उससे कही थी। 2 दिन पहले आखिरकार रुद्र के बहुत जोर देने पर रजत ने कहा, जिसका दिल अभी तेरे सीने में धड़क रहा है, उसकी फैमिली नहीं चाहती कि मैं उसका नाम बताऊं, पर तू तो मेरा दिमाग ही खाने लगा इमोशनल होकर। यार, अभी उन्होंने अपनी बेटी खोई है। यह सुनकर एक पल को तो रुद्र खामोश सा हो गया और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को महसूस करने लगा। इधर रजत ने कहना जारी रखा, अभी के लिए फ़िलहाल तू इतना ही जान ले, कोई ख़ास दोस्त है तेरे इस दोस्त की, बस उसी की बेस्ट फ्रेंड जो अब इस दुनिया में नहीं है। रुद्र इसी में खोया हुआ था जब सामने से आती ट्रक उसे नहीं दिखी। उसने जल्द से ब्रेक लगाया। उसकी आंखें बंद थीं। ट्रक बगल से होकर क्रॉस हो गई। आज एक दुर्घटना होने से टल गई, पर उस घटना का क्या जो उसकी ज़िंदगी में हो चुका था और उसे ज़िंदगी भर के दर्द और एक कसक देकर चला गया। उसने कार एक जगह रोक दिया। उसका सर स्टीयरिंग में टिका हुआ था। उसका दिल रो रहा था। वह बेचैन था, पर इसके बावजूद उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। रात के 8 बज रहे थे। उसने घर में मीटिंग का बहाना बना दिया और अपनी कार को आई विंग होटल की ओर मोड़ दिया। वह दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन था, इसलिए उसे रिसेप्शनिस्ट से रूम की चाबी लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह उस कमरे में बैठे हुए था। कमरे में अंधेरा था। अचानक ही कोई बाहर से अंदर आई और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, सामने किसी को देख पहले तो वह चौंक सी गई और जब उसने देखा कि यह कोई और नहीं रुद्र है, तो वह आश्चर्यचकित सी रह गई। तुम? हाँ, मैं, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। गौरी कैसी है? मानसी? ये मानसी थी, गौरी की बेस्ट फ्रेंड जो रजत की होने वाली वाइफ थी। रुद्र के मुंह से गौरी सुन मानसी एकटक उसे देखने लगी। वह आश्चर्य थी क्योंकि इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही खुशी का, ना ही गम या कुछ और। मानसी खामोशी से रुद्र को देखे जा रही थी। अब वह उठकर उसके सामने आया
और उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, गौरी कैसी है मानसी? मानसी को इस वक्त देख ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस बात का क्या जवाब दे। इधर रजत मानसी को होटल छोड़कर घर की ओर जा ही रहा था कि उसकी नज़र बगल में पड़ी जहाँ मानसी बैठी हुई थी। मानसी का पर्स गाड़ी में ही छूट गया था। चलो, रुद्र तो तुमसे नहीं मिल पाया, पर लगता है शायद आज किस्मत ने हमारी एक और मुलाकात लिखी हो। वह खुद में मुस्कुराते हुए बोला और गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दिया। इधर रुद्र मानसी से गौरी के बारे में पूछे जा रहा था, पर मानसी ना तो उससे नजरें मिला पा रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। खामोशी की जगह वह आंसुओं ने ले लिया था। रुद्र अब मानसी पर दबाव डालता कि तभी रजत ने रूम में प्रवेश किया। मानसी की आंखों में आंसू देख और सामने रुद्र को देख पहले तो उसे कुछ समझ न आया, पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, रुद्र के मुंह से निकल पड़ा इमोशनल होकर, जानते हो मानसी की वह दोस्त कौन थी जिसका दिल मेरे? ये कहते कहते रुद्र की आंखें नमसी हो गईं। रजत को भी समझते देर न लगी कि गौरी कौन थी। इस समय रात के 11 बज रहे थे। रुद्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर था। रात के सुनसान घड़ी में जहाँ पर चारों ओर सन्नाटा था, उसके दिल में सैलाब सा उमड़ आया था। गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर थी और इतनी ही तेज़ी से उसकी धड़कनें भी चल रही थीं। और वह कुछ देर पहले की बातों को सोच रहा था। कुछ देर पहले आखिरकार मानसी ने कहना शुरू किया, उस दिन जब रुद्र और गौरी को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो दोनों फैमिली से अपने बच्चों की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उस समय उनकी क्या हालत थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गौरी के सीने से गोली तो निकाल दी गई थी, पर उसकी ब्लीडिंग को रोक पाना डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। भाई रुद्र के हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सुनकर सब शॉक्ड थे। यह कुदरत का न जाने कैसा फैसला था। जब रुद्र को होश आया उससे थोड़ी देर पहले ही वह हुआ जिसका डर था। अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण गौरी हमेशा के लिए सबका साथ छोड़कर जा चुकी थी। गौरी के मम्मी पापा और अनुज के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस बेटी का अभी अभी बर्थडे मनाया था वह उनसे हमेशा के लिए दूर चली गई। रुद्र के हार्ट प्रॉब्लम को सुनकर सबने डिसाइड किया कि गौरी के बारे में उसे कुछ न बताया जाए। यह सुनकर रुद्र को वह पल याद आने लगा जब अक्सर उसे लगता उसके पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे हैं। मानसी ने आगे कहना जारी रखा, उनके लिए बहुत मुश्किल था गौरी का अंतिम संस्कार करना और गौरी को विदा करना। ये कहते कहते वह ज़ोरों से रो पड़ी और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसकी दोस्त उससे छीन ली? आगे उसने कहा, गौरी के पेरेंट्स के लिए ये सब होने के बाद खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। रांची के जिस घर में उसकी यादें थीं वहाँ रह पाना उनके लिए मुश्किल सा हो रहा था। फिर भी वे दिल पर पत्थर रखकर वहाँ रह रहे थे। बहरहाल वे अभी नेतरहाट में हैं जहाँ गौरी का बचपन बीता था। फिलहाल रुद्र की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और वह ये सोचने के लिए मजबूर था, क्या इसलिए उसे कुछ नहीं बताया गया क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम थी और सबको डर था उसे कुछ हो ना जाए। मानसी ने भी तो यही कहा था कि डॉक्टर ने उसे ज़्यादा टेंशन देने से मना कर दिया था। आखिर अगले रात 9 बजे के करीब वह नेतरहाट पहुंच चुका था। हाँ, उसके मॉम डैड का इस बीच कई बार कॉल आ चुका था, पर उसने बस एक मैसेज छोड़ दिया था, वह ठीक है और फिलहाल वह अकेले रहना चाहता है। इधर मिस्टर और मिसेस शर्मा को रजत से पता चल गया था कि रुद्र को अब सब पता है और वह नेतरहाट जा रहा है। वे दोनों सोचने लगे, क्या रुद्र खुद को संभाल पाएगा? कहीं वह टूट तो नहीं जाएगा? तो वहीं रुद्र सोच रहा था, क्या गौरी और उसका प्यार अधूरा ही रह गया जो एक कसक बनकर उसके लिए नासूर बन जाएगा? रुद्र गौरी की यादों में खोया हुआ था। गाड़ी न जाने कितने ही स्पीड से आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कोई ट्रक सामने आ जाता तो कभी कुछ और। साथ ही रात का यह सन्नाटा। वह आधे रास्तों को पार कर चुका था। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। उसे अब इस कदर बेचैनी होने लगी कि उसने गाड़ी साइड में खड़ी की और सर पर हाथ टिकाकर कुछ सोचने लगा। अब उसकी गहराई थी या कुछ और। अचानक ही वह असमंजस सा हो गया और वह प्रैक्टिकल होकर कुछ सोचने लगा। मानसी का कहना है, अपने दिल की ओर इशारा कर। मेरे सीने में धड़कने वाला दिल गौरी का है, पर यह मुमकिन है क्या?
यह सोचकर वह गूगल में कुछ टाइप करने लगा और जो उसे पता चला यह जानकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इधर मानसी इमोशनल थी। उसका सर रजत के कंधे पर था। सॉरी, रजत उसकी आंखों में देखकर। क्यों? अभी अभी तो रुद्र ठीक हुआ था और अचानक ही सच जानकर उसे कितना बड़ा सदमा लगा होगा। उसके हाथों में हाथ रखकर। पर उसे तो कभी न कभी जानना ही था। रजत को हॉस्पिटल भी जाना था, पर वह मानसी को यूं अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता था। पर मुझे पूरा सच जानना है। रुद्र एक बार फिर होटल के उसी रूम में आते हुए बोल पड़ा। मानसी रुद्र को सामने देखकर सकपका गई तो रजत को मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हें अजीब नहीं लगा? रजत, डॉक्टर हो तो ये जानकर कि मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ महीने पहले ही किया गया है, मानसी की ओर देखकर। और उस दिन जब पहली बार मुझे होश आया, गौरी हमेशा के लिए चली गई थी। रजत को देखकर, तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद उसका हार्ट मुझ पर ट्रांसप्लांट किया जा सके? रुद्र से यह सुनकर एक पल को तो रजत कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर एक इंसान की मौत पहले हो गई हो तो उसका हार्ट कुछ दिनों बाद किसी दूसरे इंसान को नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है। इससे पहले कि रजत कुछ कहता, रुद्र ही बोल पड़ा इमोशनल होकर। उसकी मृत्यु के 4 या 6 घंटे बाद ही उसका दिल दूसरे व्यक्ति में लगाना चाहिए। रुद्र मानसी की ओर देखकर, तो मानसी, क्या तुम सच बताओगी गौरी कहाँ है और तुमने ऐसा क्यों कहा है? और हाँ, सब सच जानना है। ये कहकर रुद्र और रजत एकटक मानसी को देखने लगे। तो मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। क्या अब उसे पूरा सच बता देना चाहिए? रात के अभी 9 बज रहे थे जब अचानक ही नेतरहाट के एक घर में डोरबेल की आवाज़ तेज गति से गूंजने लगी। आ रहा हूँ, पता नहीं इतनी रात को कौन आया होगा। यह सोचकर जैसे ही एक 15 वर्षीय लड़के ने दरवाज़ा खोला कि सामने खड़े शख्स को देख मानो चौंक सा गया। तो उस शख्स की नज़रें भी भाव शून्य होकर उस पर टिक सी गईं। कौन है? यह कहकर जैसे उस लड़के के माँ और पिताजी दरवाजे पर आए, सामने रुद्र को देख चौंक से गए। वे दोनों उसे देख रहे थे और रुद्र उन सबको। आखिरकार थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे अंदर आने को कह दिया। अब जैसे ही उसने अपने कदम चौखट के अंदर रखे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वहाँ उपस्थित हर चीज़ को एकटक देखने लगा। तभी उसकी नज़र घर में टंगी एक तस्वीर पर गई और वह भावुक सा हो गया, पर उसकी आंखों से मानो आंसू का एक बूंद भी नहीं गिरा। वह भावुकता से उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। उस तस्वीर को देख ऐसा लगता था मानो यह तस्वीर अभी बोल पड़ेगी, पर काश ऐसा हो पाता। वह थोड़ी देर बाद छत पर चला गया और एकटक आसमान को निहारने लगा। वह चांद और तारों के बीच उलझा हुआ था जब अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वह पीछे मुड़ा तो अनुज उसे डिनर के लिए बुलाते हुए दिख गया। हाँ चलो। अनुज ने इस वक्त रुद्र से कुछ कहना सही नहीं समझा। डिनर के टेबल पर भी सब साथ में बैठे हुए थे, पर गौरी के मम्मी पापा ने भी थोड़ी बहुत औपचारिक बातों के अलावा ना उससे कुछ कहा और ना ही उसने भी कुछ पूछा। सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। सुबह कब हुई उसे पता भी ना चला। सुबह 5:30 बजे। सुबह के वक्त सूर्योदय का दृश्य प्रकृति को बहुत ही खूबसूरत सा बना रहा था। आसपास बहुत से लोग इस दृश्य को देखने उमड़ पड़े थे। उन्हीं में से रुद्र भी था, जो एक टीले पर बैठकर मानो इस दृश्य में किसी की अक्स को तलाश रहा हो। असल में अनुज ने रात की बातों ही बातों में उसे बताया था कि गौरी जब भी कभी यहाँ आती थी, सूर्योदय देखना कभी नहीं भूलती थी। काश अभी तुम यहाँ होती और मैं तुम्हारी बाहों में खोकर सूर्योदय देखता, रुद्र ने एक आह भरते हुए कहा। बुद्धू, अगर तुम मुझ में खोते तो कहाँ से देखती ये सूर्योदय? गौरी का सर रुद्र के कंधे पर था और वह उसके बगल में अपने पैरों को मोड़कर बैठी एकटक इस दृश्य को निहार रही थी। उसने इस वक्त एक साड़ी पहनी हुई थी। खुले बालों में वह अक्सर इतनी ही खूबसूरत दिखती और अभी तो उसकी जुल्फ़ों की कुछ लटें उसकी खूबसूरती में मानो 4 चांद लगा रहे थे। उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर सामने देखने लगे। उनके आसपास मानो खामोशी पसरा हुआ था। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रुद्र ने खामोशी को तोड़ते हुए अचानक ही ये पूछा, तो गौरी असमंजस से उसे देखने लगी। यह सुनकर एक पल तो गौरी खामोश थी, फिर अगले ही पल उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए
अधरों पर एक मुस्कुराहट लेकर कहा, यह मुझसे नहीं, खुद से पूछो। उसके दिल की ओर इशारा कर और अपनी धड़कनों से आंखों में आंखें डालकर क्या कहती हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। इन धड़कनों को छोड़ो जो हर पल तेरा नाम पुकारती हैं और कहती हैं रुद्र और गौरी जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हैं। तो जवाब तो मिल गया ना रुद्र। अभी कहाँ गौरी? अगर यह जवाब होता तो तुम यूँ मुझसे दूर ना होती। यह सुनकर गौरी से मानो कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सीने में अपना सर रखते हुए बोल पड़ी, मैं तुमसे दूर हुई हूँ अगले जन्म मिलने का वादा लेकर, जहाँ ना कोई अधूरापन होगा ना कोई कसक, बस होगी तो समाये बेशुमार चाहत। पता है रुद्र, तुम्हें हमेशा डर था ना कि तुम चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और तुम मुझे उस तकलीफ़ में नहीं देख पाओगे। हाँ, अचानक से उसके सीने से सर हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए, अब मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है समझ में आ रहा है तुम्हें? क्यों खुद को इतनी बेबस कर रहे हो? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रही। ये कहकर गौरी वहाँ से उठकर जाने लगी कि रुद्र ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। गौरी एक पल को पीछे मुड़ी और उन आंखों में खुद के लिए प्यार और रुद्र की आंखों में बेबसी थी। रुद्र की बेबसी देख उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, प्लीज़ रुद्र, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। खुद को और मुझको इस बेबसी और दर्द की कसक से आज़ाद कर दो। रुद्र और अनुज घर लौट रहे थे। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, पर रुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था मानो शोर का सैलाब तो उसके दिल में उमड़ पड़ा हो और वह उस दिन की बातों में खो गया जब मानसी ने सच्चाई बताई थी। मानसी ने कहना शुरू किया, डॉक्टर गौरी की ब्लीडिंग को देखकर डर रहे थे, तो वहीं सबको डर था रुद्र को कुछ हो ना जाए। अब तक रुद्र के हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सब लोग जान चुके थे। जब अचानक ही रुद्र को होश आया तब वही हुआ जिसका डर था। अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण गौरी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफ़र कर दिया। मानसी और गौरी के मम्मी पापा उसके साथ दिल्ली चले गए, जहाँ गौरी के शरीर में धड़कनों के अलावा कोई और हलचल हो ही नहीं रही थी और वह कोमा में जा चुकी थी। इधर रुद्र की जुबान में बस गौरी का नाम था। मिस्टर और मिसेस शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें बता देना चाहिए गौरी की कंडीशन के बारे में। वे उसे बता भी देते, पर डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि क्या रुद्र का हृदय ये सह नहीं पाएगा, कहीं ऐसा ना हो उसे कुछ हो जाए। विनय शर्मा ने अमित जी से संपर्क किया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें रुद्र को फ़िलहाल कुछ नहीं बताना है। अगर रुद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उन्होंने यह भी कहा, डॉक्टरों ने कहा है कि शायद अब गौरी, और ये कहकर वे भावुक हो उठे। इसके बाद ही गौरी की फैमिली और मानसी ने कभी रुद्र को कॉल नहीं उठाया। इधर रुद्र और उसकी फैमिली दिल्ली आ चुके थे। रुद्र अक्सर गौरी की यादों में खोया रहता। मिसेस शर्मा ने जब अपने बेटे को इस कदर गौरी की यादों में खोए देखा तो उनका मन हुआ कि वे उसे सारी सच्चाई बता दें, पर वे उसकी कंडीशन के बारे में भी जानती थीं। साथ ही डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि अभी उसे कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी है जिससे उसे सदमा लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मिस्टर और मिसेस शर्मा अक्सर गौरी के हालातों के बारे में जानने के लिए उनसे संपर्क भी करते। बतौर वे एक दिन उसे देखने भी गए। मिसेस शर्मा ने जब देखा गौरी के शरीर में अब कोई हलचल हो ही नहीं रही है तो वे भावुक हो उठीं। उन्होंने गौरी को हंसते मुस्कुराते देखा था और अब गौरी को इस हालत में देख वे खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। उसे जब 10 बजे सुबह गौरी अपने कमरे में दिखी, उससे 5 मिनट पहले ही तो वह इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। गौरी के मम्मी पापा और फैमिली के लिए एक दुख की घड़ी थी। वे भावुक थे, पर इस भावुकता में भी उन्होंने फैसला किया कि गौरी का दिल रुद्र को दिया जाए। बेशक उन्होंने अपने परिवार से एक दूसरे की फीलिंग्स साझा नहीं की थी, पर प्यार छुपाए कहाँ छुपता है, आखिर उनके बारे में सबको पता तो था ही। रुद्र की मम्मी जब उसके कमरे में गौरी के बारे में बताने आईं और जब रुद्र ने गौरी का नाम लिया तो उसकी बेचैनी देख उन्होंने किसी तरह खुद को रोक लिया और उनके मुंह से सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात ही निकली। असल में मिस्टर शर्मा ने सब बातों को कुछ इस तरह अरेंज किया था कि डॉक्टर रजत को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो मानसी ने सिर्फ इतना कहा था कि रुद्र को ट्रांसप्लांट होने वाला दिल उसकी फ्रेंड का है।
रुद्र के सामने भी उसके मम्मी पापा ने कुछ इस तरह दिखाया कि उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। कितना अजीब संजोग था। जब रुद्र हार्ट सर्जरी के बाद होश में आया, गौरी की अंतिम संस्कार चल रही थी। सब अगर चाहते तो उसके बाद रुद्र को सच बताया जा सकता था, पर सबको डर था क्योंकि अभी अभी तो सर्जरी हुई थी और 3-4 महीने तक कोई सदमा देना उसकी जान को जोखिम में डालने जैसा था। और अब जब 3-4 महीना बीता तो मानसी अचानक सामने आई और रुद्र को सच्चाई इस तरह पता चली। रुद्र सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अब वह बेबस होकर वहीं बेड में बैठ गया और उसने मानसी से पूछा, उसने पहले झूठ क्यों कहा था? मानसी भावुकता से बोली, क्योंकि हम सबने यही सोचा था कि अगर कभी तुम्हें सच्चाई पता चले तो यही बताया जाए। क्योंकि हम सब नहीं चाहते थे कि कभी तुम यह सोचो गौरी तुम्हारी नज़रों के सामने थी पर तुम उससे मिल नहीं पाए। हम सब नहीं चाहते थे कि उसे लेकर तुम्हारे दिल में कोई कसक रह जाए, इसलिए तुम्हें यही बताया जाए कि वह शुरुआत में तुम्हारे होश में आने से पहले ही दुनिया से जा चुकी थी। रुद्र अब खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। तो वहीं रजत को लग रहा था कि इसमें गलती आखिर किसकी है? किसी की भी तो नहीं। सब रुद्र की भलाई ही तो चाहते थे। रजत, तुम मानसी का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। रुद्र ने एक नज़र मानसी और रजत को देखते हुए कहा। अब रुद्र वहाँ से जाता कि रजत भावुकता से बोल उठा, कहाँ जा रहे हो? डर मत, कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अपना और मानसी का ख्याल रखना। इतना कहकर रुद्र वहाँ से निकल गया। मानसी रजत के सीने से लगी सिसक रही थी, तो रजत भी ये सब सुनकर भावुक हो उठा था। इसके बाद रुद्र नेतरहाट गौरी के घर आ गया था, जिसका लोकेशन मानसी से उसने रास्ते में पूछ लिया था। नेतरहाट। रुद्र खोया हुआ था जब अनुज ने उसे आवाज़ दी, हम घर पहुंच गए। हाँ, अब तक मिस्टर और मिसेस शर्मा को भी पता चल चुका था कि रुद्र नेतरहाट में है। वे बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि रुद्र खुद को संभाल ले। शाम को रुद्र फिर सूर्यास्त देखने गया। गौरी को आसपास महसूस किया। गौरी के पेरेंट्स ने उससे भी वही बात कही जो मानसी ने कही थी। उन्होंने भावुकता से कहा, गौरी के जाने का गम वे झेल रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि रुद्र को भी कुछ हो जाए। उनके दिल पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी होगी। यही सोचकर रुद्र ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उनके साथ कुछ पल बिताकर अगले दिन वहाँ से चला गया। गौरी के मम्मी पापा ने भी उसे अच्छे से अपना ख्याल रखने को कहकर अच्छे से विदा किया। जब अगले दिन अमित जी ने विनय जी को कॉल किया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि रुद्र अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा था। मानसी और रजत से भी बात करने पर पता चला उसने उन दोनों से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया था। अमित जी असमंजस से शारदा जी और अनुज को देखने लगे और उन्हें सब बताया, तो उन्होंने भी यही कहा उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब वे तीनों सोचने लगे, आखिर रुद्र गया तो गया कहाँ? कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। अब सबको रुद्र की चिंता खाए जा रही थी। वह है तो है कहाँ? वह ठीक तो है ना? रात के अभी 11 बज रहे थे। आसपास जैसे कोई नहीं था। वह इस वक्त एक ब्रिज पर खड़ा था। उसने अपनी बाहें फैलाई हुई थी और आंखें मूंद कर वह गहरी चिंतन में मगन था। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और जोरों से चीख उठा, गौरी! अब वह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। बस थोड़ी ही दूरी और फिर वह और गौरी एक हो जाएंगे। यह सोचकर वह ब्रिज से नीचे कूदता कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे गौरी के साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी स्मरण आ गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक गौरी मेरी मोहब्बत है, पर क्या ये करना सही है? ऐसी ही अनगिनत उधेड़-बुन उसके दिमाग में चलती रहीं और आखिरकार वह वहाँ से चला गया। बस उसने एक मैसेज भेज दिया कि वह कुछ दिन अकेले रहना चाहता है। जब उसे सब सही लगेगा वह घर वापस आ जाएगा। उसके जाने पर सब दुखी तो थे, पर वे जानते थे इस वक्त उसे कुछ दिन खुद के साथ वक्त देना ही सही होगा। यह सोचकर मिस्टर शर्मा ने भी सिर्फ ओके कह दिया। 2 महीने बाद रुद्र 2 महीने तक घर नहीं आया, ना ही उस दिन के बाद से कोई बात की थी। हाँ, वे ज़्यादा चिंतित ना हो इसलिए कभी कभार मैसेज कर देता। इस दौरान वह रांची में रहा और गौरी और उसकी जहाँ जहाँ यादें थीं वह हर जगह गया। आखिर 2 महीने भी बीत गए और उसके हार्ट ट्रांसप्लांट को आखिर 6 महीने होने को आ गए।
वह आज पतरालू घाटी में था। कैनवास और ब्रश उसके हाथों में था और वह मानो कुछ उकेर रहा था। आंखें भाव शून्य सी थीं और आखिर उसने जैसे ही उसे पूरा किया, उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि यह एक तस्वीर है। यह तो पूरी एक जीवंत प्रतिमा प्रतीत हो रही थी। वह एकटक उसे ही निहार रहा था जब अचानक ही उसके कानों में आवाज़ आई, गौरी बेटा, क्या देख रही हो? अब वह पीछे मुड़ा तो उसे 7 वर्षीय एक लड़की पेंटिंग को निहारती हुई दिखी। पेंटिंग थी भी तो बहुत खूबसूरत, गौरी और रुद्र के बीते लम्हों को समेटे एक जीवंत तस्वीर। उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी कहानी की एक जीवंत तस्वीर। तस्वीर की जो खास बात थी वो थी रुद्र घुटनों के बल गौरी के सामने बैठा हुआ है और गौरी अपना हार्ट उसके हाथों में दे रही है। दोनों खामोश हैं, पर जैसे उनकी आंखें काफ़ी कुछ एक दूसरे से कह रही हों। वह पल कुछ ऐसे उकेरा हुआ था कि किसी के भी आंखों से अश्रुधारा आ जाए। अब तक बच्ची की माँ भी आ गई थी। उन्होंने रुद्र को सॉरी कहते हुए बच्ची को वहाँ से ले जाना चाहा, पर मानो बच्ची का दिल तो उस तस्वीर में ठहर सा गया था। आपको ये पेंटिंग पसंद आई? रुद्र अब बच्ची के आगे घुटनों के बल बैठते हुए गाल पर हाथ रखते हुए बोल पड़ा। हाँ, बच्ची खुशी से चाय घुटी। मैं आपको यह पेंटिंग दे सकता हूँ, अगर आप अपना नाम बताओ तो। गौरी, बच्ची ने खुशी से चहकते हुए कहा और उस पेंटिंग की ओर जाने लगी। रुद्र भावुक हो चुका था। उसकी आंखों से कब अश्रुधारा बहने लगी उसे पता भी न चला। आज पहली बार वह गौरी के जाने के बाद रोया था। उसने वह पेंटिंग उस बच्ची को दे दिया। बेशक गौरी की माँ ने मना करना चाहा, पर रुद्र ने उन्हें किसी तरह मना लिया। बच्ची के चहकते हुए उस चेहरे को देख रुद्र को आज अंदरूनी खुशी और संतुष्टि मिल रही थी। वह उस बच्ची को बाय बाय बोल रहा था जब अचानक ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा और गौरी को सामने देख रुद्र भावुक सा हो गया। इतने दिनों बाद उसने घर में सबसे अच्छे से भी बात की और कल की दिल्ली आने की बात भी बताई। रुद्र आज थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था। उसके उस मुस्कुराते हुए आवाज़ को सुनकर सब उसके लिए खुश थे। अब तक आसमान में काले बादल भी उमड़ आए थे। गौरी और रुद्र हाथों में हाथ डालकर चलते हुए रुद्र की गाड़ी के पास आ गए। रुद्र ने गाड़ी का गेट खोला और जैसे ही उसमें बैठने वाला था कि उसने देखा गौरी उसे देख मुस्कुरा रही है। अब रुद्र ने इशारों से उससे पूछा तो वह उसके सीने से लगकर भावुकता से बोल उठी। हमारा सफ़र यहीं तक था रुद्र, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हारे दिल में जो दर्द था उसे तुमने उन आंसुओं के साथ बहा दिया। एक कसक और अधूरापन था, उसे भी तुमने बहा दिया। आज मुझे जाना होगा। रुद्र थोड़ी देर तक तो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, मेरी ज़िंदगी में जो कसक है वो आंसुओं की मोहताज नहीं है, जो पूरी हो जाएगी। वे दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। कहीं ना कहीं रुद्र को भी एहसास हो गया था कि अब गौरी को मुक्ति मिलने का वक्त आ चुका है। वह धीरे से उसके पास गया और हौले से उसके माथे पर किस किया। गौरी ने भी आंखें मूंदकर मोहब्बत की सोबत को महसूस किया। वह आज मानो पूरी तरह से पूर्ण हो गई थी। दोनों की आंखें बंद थीं और दोनों एक दूसरे से सिर टिकाए अपने अपने कसक को महसूस कर पा रहे थे। जैसे ही रुद्र ने आंखें खोलीं, उसे गौरी नदारद दिखी। तभी आसमान से रिमझिम बरसात होने लगी। लगा जैसे आसमां भी दो दिलों के बिछुड़ने के गम में अपने अश्रुधारा बहा रही हो। उन बूंदों के साथ रुद्र की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। वह एक पल वहाँ रुका और जिंदगी भर की कसक लिए अपने गंतव्य की ओर चला गया।